वो दोनों जाग रही थीं और मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि दोनों में दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैंने राधा के रवैये में कशीदगी और तनाव के जो आसार महसूस किए थे वो ख़त्म हो चुके थे। मैं तो समझी थी कि तुम आज रात भी गायब रहोगे किसी और के पास। राधा ने शरारत अमेज़ नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। वैसे एक ठिकाना तो था जहाँ रात गुजार सकता था, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और इसका पता भी तुमने ही बताया था। कौन सा ठिकाना? राधा की भुएं तन गई। मैंने तुम्हें कौन सा पता बताया था? लक्ष्मी को भूल गई? मैंने कहा। कोई इमरजेंसी होती तो मैं इसके यहाँ चला जाता, मगर मैंने सूरत हाल पर काबू पा लिया था और यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोग से तुम्हारी क्या मुराद है? राधा ने मुझे घूरा। दुश्मनों के इस शहर में मेरे और भी कुछ हमदर्द हैं, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और वो भी मेरे एक इशारे पर जान देने और लेने को तैयार रहते हैं। और वो लोग आज रात कम से कम 3 आदमियों को नरक में पहुंचा चुके हैं। और राधा के मुंह से गहरा सांस निकल गया। बहरहाल तुम जिस काम के लिए गए थे इसका क्या हुआ? वही बताने जा रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। रत्ना की इतला दुरुस्त थी। नागराज ये शहर छोड़ने का मंसूबा बना रहा था। मैंने बच्चूराम से सब कुछ उगलवा लिया है और इसकी ज़ुबान भी हमेशा के लिए बंद कर दी है। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर इन्हें तफसील से सब कुछ बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, रॉ वाले भी नागराज से नाराज़ हैं। कैंप की तबाही के बावजूद इसे महज इसलिए छूट दी जा रही है कि वो जहरीले इंजेक्शन तैयार करने के मंसूबे पर काम कर रहा है। नागराज का ख्याल है कि यहाँ रहकर मेरी वजह से वो सुकून से काम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा रॉ वाले भी इसे परेशान करेंगे। इसके लिए वो चोरी छुपे अपने चंद आदमियों के साथ निकल जाने का मंसूबा बना रहा है। वो किसी ऐसी जगह जाना चाहता है जहां रॉ वाले भी इसका सुराग न लगा सके और वो सुकून से अपने मंसूबे पर काम कर सके। इसका ख्याल है कि जब वो अपना मंसूबा मुकम्मल करके पेश करेगा तो सरकार इसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगी। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, लेकिन मैं ना तो इसे यहाँ से जाने का मौका दूंगा और ना ही वो मंसूबा मुकम्मल करेगा। इसने जिस तरह मेरे मुल्क के बेगुनाह शहरियों पर दहशतगर्दी की सूरत में अजाब नाजिल कर रखा है, इसकी मैं इसे ऐसी सज़ा दूंगा कि आइंदा कोई ऐसा मंसूबा बनाते वक्त यहाँ की सरकार को 100 मरतबा सोचना पड़ेगा। यहाँ नागराज जैसे लोगों की कमी नहीं है। तुम एक कुमारोगे तो 10 नागराज पैदा हो जाएंगे, राधा ने कहा। पाकिस्तान में भी मुझ जैसे सरफिरों की कमी नहीं है, मैंने जवाब दिया। एक मरेगा तो 100 पैदा होंगे और किसी दुश्मन को इसके घिनौने मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। नागराज को इतनी ज़्यादा छूट मिलने की एक और वजह भी है, राधा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। चंद साल पहले FBI का एक आदमी एक पुलिस इंस्पेक्टर के हाथों मारा गया था। वो दोनों एक ही केस पर काम कर रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने कामयाबी का सेहरा अपने सर सजाने के लिए FBI के एजेंट को मार दिया और इल्ज़ाम इस जराइम पेशा गिरोह के सरगना पर थोप दिया जिसके बारे में वो लोग तहकीकात कर रहे थे। लेकिन इंस्पेक्टर का राज फाश हो गया और अदालत ने इसे मौत की सज़ा सुना दी। लेकिन राधा एक लम्हे को रुकी, फिर कहने लगी, लेकिन नागराज रॉ के कई अहम आदमियों को मौत के घाट उतार चुका है। सरकार इसके बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन इसे छूट दी जाती रही। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि वो बड़ी कामयाबी से दहशतगर्दी का कैंप चला रहा था, जहर के इंजेक्शन और भी बहुत कुछ। राधा ने मेरी बात काट दी। वो पाकिस्तान में तखरीबकारी, दहशतगर्दी और लूट का खेल रचाने के अलावा और भी कई अहम मंसूबों पर काम कर चुका है। और बाज़ मंसूबे तो ऐसे हैं कि तुम्हारे मुल्क के लोग बड़ी खुशी से इसका शिकार हो रहे हैं। मसलन मैंने उलझी हुई निगाहों से इसकी तरफ देखा। हीरोइन, राधा बोली, तुम्हारे मुल्क में हीरोइन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर रही है। ये वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता खून में असर करता है और इसे इस्तेमाल करने वाला मफलूज होकर मौत की आगोश में चला जाता है और लोग ये जहर खुशी से पीते हैं, पैसे खर्च करके। वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद फिर बोली, तुम्हारे नेता हीरोइन के फैलाव का इल्ज़ाम अब तक अफगानिस्तान पर थोपते रहे हैं। इसमें शुबा नहीं कि अफगानिस्तान से भी बड़ी मिकदार में हीरोइन तुम्हारे मुल्क में पहुंची है, लेकिन तुम्हारे मुल्क के शुमाली इलाकों में भी हीरोइन तैयार करने की लातादाद फैक्ट्रियां काम कर रही हैं और हीरोइन की तैयारी में जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो भारत से जाता है। क्या? मैं उछल पड़ा। ये मेरे लिए एक सनसनीखेज इंकशाफ था। ये सच है, राधा ने कहा। ये केमिकल बहुत महंगा होता है, लेकिन पाकिस्तानी स्मगलरों को बराए नाम कीमत पर फरोख्त किया जाता है, जिसे वो अपनी कीमत पर अपने देश में हीरोइन तैयार करने वालों को फरोख्त कर देते हैं। लेकिन इसका नागराज से क्या ताल्लुक? मैंने पूछा। इस केमिकल का फार्मूला भी नागराज ही के शैतानी दिमाग की पैदावार है, राधा ने जवाब दिया। नागराज बुनियादी तौर पर एक सन्यासी है। इसे जड़ी बूटियों और सांपों पर अथॉरिटी समझा जाता है। इन्हीं चीज़ों की वजह से वो सरकारी नज़रों में आ गया और सरकार ने इसकी इन सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का फैसला कर लिया। नागराज ने अपने आप को बहुत बड़ा दहशतगर्द भी साबित किया है।
इसने तशद्दुद के ऐसे ऐसे तरीके ईजाद किए हैं कि पत्थर भी बोलने पर मजबूर हो जाएं। हमारी पुलिस बड़े बड़े मुजरमों की ज़ुबान खुलवाने के लिए वही तरीके इस्तेमाल करती है। सरकार ने नागराज को बहुत से प्रोजेक्ट सौंप रखे हैं जिन्हें वो बड़ी कामयाबी से चला रहा है। दहशतगर्दी की तरबियत का कैंप तुमने तबाह कर दिया। जहर के इंजेक्शनों की तैयारी वाला मंसूबा आखिरी मरहले में है, मगर हीरोइन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल का मंसूबा बड़ी कामयाबी से जारी है। ये केमिकल बड़ी तादाद में कामयाबी से पाकिस्तान स्मगल किया जा रहा है। ये केमिकल कहाँ तैयार होता है? माउंट अबू में, मैंने पूछा। नहीं, राधा ने नफ़ी में सर हिलाया। इसकी फैक्ट्री पोखरान में है। वहीं से ये केमिकल सरहद पार थर और चोलिस्तान की तरफ स्मगल कर दिया जाता है। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मेरी और राधा की बातों के दौरान ही रत्ना चाय बना कर ले आई थी और मैं चाय की चुस्कियां लेते हुए राधा की बातों पर गौर कर रहा था। ऐसी बातें किसी आम आदमी के इल्म में नहीं होती, सिर्फ वही शख्स जान सकता है जिसका ताल्लुक अंदर से हो। राधा ने मुझे अपने बारे में कुछ और बताया था, लेकिन अब इसकी बातों से मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। क्या राधा भी अलका अग्निहोत्री की तरह रॉ या किसी और तंजीम से ताल्लुक़ रखती है और किसी ख़ास मकसद के लिए मेरी मदद करके अपने आदमी मरवा रही है? क्या सोच रहे? राधा ने मुझे खामोश पाकर पूछा। कहीं तुम भी? मैंने इसकी तरफ देखते हुए जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। राधा ने हल्का सा कहका लगाया। मुझे शुबा था तुम ये बात कहोगे, लेकिन मेरे बारे में सच वही है जो तुम्हें बता चुकी हूँ। लेकिन तुम शायद भूल गए हो कि मैं कई साल से अलका अग्निहोत्री के साथ थी और मैं इसके बहुत से राज जानती थी। अगर हमें इस रात आश्रम के तहखाने में रुकने का मौका मिलता तो तुम इत्मीनान से तमाम फाइलें पढ़ लेते। इसके पास नागराज के बारे में मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मेरे बारे में तुम्हें इत्मीनान रखना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूँगी। तुम मुझे आजमा चुके हो और मैं मज़ीद हर आजमाइश के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब हमें यूं हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना नहीं चाहिए। मैं नागराज को इस शहर से निकलने का मौका नहीं देना चाहता। तो फिर क्या प्रोग्राम है? राधा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। नागराज के ठिकाने का पता चल गया है। गोपाल और एक और आदमी इसके साथ है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे नहीं छेड़ना चाहता। अलबत्ता मेरा ख्याल है कल शंकर पर हाथ डाल दिया जाए। वो राजेंद्र मार्ग एक प्राइवेट क्लिनिक में आराम कर रहा है। कौन सा क्लिनिक? राधा ने पूछा। मैंने इसे वो नाम बता दिया जो बच्चूराम से मालूम हुआ था। फिर बोला, शंकर को बच्चूराम और 2 दूसरे आदमियों के मरने की इतला पहुंच चुकी होगी। बच्चूराम के बारे में शायद वही शुबे में मुब्तला रहे कि इसे कहीं गायब कर दिया जाए, लेकिन मैं इसे कुछ सोचने का मौका नहीं देना चाहता हूँ कि कल रात ही इसे निमट लिया जाए। शारदा क्लिनिक तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मील का फासला है। रत्ना ने हमारी गुफ्तगू के दौरान पहली मरतबा ज़ुबान खोली और मैं इस क्लिनिक की मालिका डॉक्टर शारदा को भी अच्छी तरह जानती हूँ। ये कई मरतबा हमारे रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ आ चुकी है और जब इसके यहाँ कोई तकरीब होती है तो कैटरिंग की सर्विस हमारे रेस्टोरेंट को ही दी जाती है। वो बहुत महंगा क्लिनिक है, बड़े बड़े लोग ही वहाँ जाते हैं। गुड, मेरी आंखों में चमक उभर आई। इसका मतलब है तुम 1-2 दिन के लिए वहाँ दाखिला ले सकती हो। क्यों भाई, मुझे क्या तकलीफ़ है? रत्ना ने मुझे घूरा। अभी मैं तुम्हारे पेट में एक ज़ोरदार घोंसा मारूं तो तुम्हें बहुत सी तकलीफ़ें लाक हो सकती हैं। मैंने कहा, इन जैसे प्राइवेट क्लिनिकों में दाखिल होने के लिए किसी ख़ास वजह या बीमारी की ज़रूरत नहीं होती। नखरा भी तो कोई चीज़ होती है। दौलतमंद लोगों को तो छींक भी आती है तो वो इलाज के लिए विलायत और अमेरिका भाग जाते हैं, लेकिन मैं इतनी दौलतमंद तो नहीं कि। ओह कम ऑन, मैंने इसकी बात टोक दी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। समझ गई रत्ना फ़ौरन ही इस बात में सर हिला दिया और फिर हम देर तक मंसूबा बनाते रहे। हम तीनों ने हर पहलू से इस मंसूबे का जायज़ा लिया। अंदेशा सिर्फ इस बात का था कि ऐन आखिरी लम्हों में शंकर को कोई शुबा न हो जाए या वो अपना प्रोग्राम तब्दील न कर दे। लेकिन बहरहाल मुझे 99% यकीन था कि हमारा मंसूबा कामयाब होगा। शाम का झटपटा था। राजेंद्र मार्ग के शॉपिंग एरिया में बड़ी रौनक थी। तमाम रेस्टोरेंट पूरी तरह आबाद थे। फुटपाथों पर खाने पीने की चीज़ों के थैले पर भी ग्राहक नाव नोश में मशगूल थे। दुकानों की बत्तियां जगमगा उठी थीं। मैं और लक्ष्मी हाथ में हाथ डाले दुकानों के साथ फुटपाथ पर इधर उधर देखते हुए इस तरह चल रहे थे जैसे पहली मरतबा इस शहर में आए हों। लक्ष्मी ने जो राजस्थानी लिबास पहन रखा था, इसकी तराश ऐसी थी कि इसके बदन की झलकियाँ वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थीं। मैं भी राजस्थानी लिबास में था, लेकिन मेरे और लक्ष्मी के हुलियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो अप्सरा लग रही थी और मुझे देखकर हर कोई अंदाज़ा लगा सकता था कि सीधा जंगल से आ रहा हूँ। अक्सर लोग मुड़ कुड़ कर हमारी तरफ देख रहे थे। हम चौक के करीब एक रेस्टोरेंट में दाखिल होकर एक ऐसी जगह पर बैठ गए जहाँ से बाहर का नज़ारा भी किया जा सकता था। इस रेस्टोरेंट में ऐन सामने सड़क के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा शराब खाना था। ये वही चौक था जहाँ 2 साल पहले लक्ष्मी और शंकर में लड़ाई हुई थी और शंकर ने इसे बेलिबास करके बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा था। इस इलाके में कुछ
कुछ लोग लक्ष्मी को जानते भी थे। जब हम रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो काउंटर पर बैठे हुए मटके जैसी तौंद वाले सेठ ने अजीब सी नज़रों से हम दोनों की तरफ देखा था। रात को मैंने जो मंसूबा बनाया था, इसमें रत्ना को सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करना था, वो आज सुबह चली गई थी और इसके वापस न आने का मतलब था कि इसने शारदा क्लिनिक में दाखिला ले लिया है। मेरे हवाले से इसे कोई नहीं जानता था। शंकर भी इस क्लिनिक में था और रत्ना को इसे अपने हुस्न और शबाब के जाल में फंसाकर क्लिनिक से बाहर निकालना था और इसी चौक पर ले आना था। मुझे उम्मीद थी कि रत्ना को अपने मकसद में नाकामी नहीं होगी। शंकर जैसे अय्याश मर्द रत्ना जैसी हसीन औरतों के जाल में बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। इस वक्त 7 बजने वाले थे। मैं और लक्ष्मी चाय पी चुके थे। मैंने वेटर को बिल भी अदा कर दिया था। मैं बार बार सामने वाले शराब खाने की तरफ देख रहा था। 7:15 बजे के करीब बगैर छत के जीप शराब खाने के सामने आकर रुकी। जीप में 4 अफराद थे। ड्राइविंग सीट पर शंकर था। वो लंबे कद और कसरती बदन का मालिक था। सरगंजा था, शेप बना हुआ था और मूंछें इतनी बड़ी थी कि 2-3 साल की उम्र का बच्चा इन्हें पकड़कर झूल सकता था। इसके साथ वाली सीट पर रत्ना बैठी हुई थी। इसने साड़ी पहन रखी थी। पिछली सीट पर 2 आदमी बैठे हुए थे। वो शक्ल और हुलिये से ही छुटे हुए बदमाश लग रहे थे। इनमें से एक के हाथ में चौड़े ब्लेड वाली तलवार थी और दूसरे के हाथ में पिस्तौल या रिवॉल्वर। जीप रुकने के चंद सेकंड्स बाद ही शराब खाने के बाहर खड़े हुए लोग इधर उधर खिसकने लगे। भेलपुरी, चाय और नारियल बेचने वाले 2 ठेले भी खड़े थे। ठेले वाले भी अपने ठेले धकेलते वहां से दूर हटने लगे। शायद वो लोग जानते थे कि किसी जगह शंकर जैसे आदमियों की मौजूदगी का सबब हंगामों के सिवा कुछ नहीं होता। मैं लक्ष्मी को इशारा करता हुआ उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वो भी मेरे साथ ही बाहर निकली थी। हम एक तरफ खड़े होकर सामने देखने लगे। शंकर ने पीछे मुड़कर अपने आदमियों से कुछ कहा। वो दोनों जीप से उतरकर शराब खाने में घुस गए। इनके अंदर दाखिल होते ही शराब खाने में अफरा तफरी सी मच गई। चंद मिनट बाद वो एक आदमी को मारते पीटते हुए बाहर ले आए। वो आदमी चीख कर कुछ कह रहा था, मगर वो दोनों इसे बुरी तरह पीटते हुए जीप के करीब ले आए। शंकर ने इसे कुछ पूछा, फिर इसके सीने पर ऐसी जोरदार लात मारी कि वो बिलबिलाता हुआ पुश्त के बल गिरा। मैंने लक्ष्मी को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद फुटपाथ से उठकर आगे बढ़ गया। शंकर, मैंने चीख कर कहा, तुम्हें जिसकी तलाश है वो यहाँ है। मेरी आवाज़ सुनकर शंकर एकदम पीछे मुड़ा। वो खा जाने वाली नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। हम पहली मर्तबा एक दूसरे के आमने सामने हुए थे और जाहिर है वो मुझे नहीं पहचानता था और वैसे भी मेरा हुलिया इस वक्त वहशियों जैसा था। क्या देख रहे हो शंकर? मैं दोबारा चीखा। मैं नाजी हूँ, इस वक्त बिल्कुल अकेला हूँ। आओ मुझे पकड़ लो। मेरी गिरफ्तारी पर नागराज बहुत खुश होगा। तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। शंकर छलांग लगाकर जीप से उतर आया। इसने पतलून की बेल्ट में खंजर अड़स रखा था, जिसे इसने निकाल लिया और नपे तुले कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। आज तुम्हारी मौत ही आई है। जो तुमने मुझे ललकारा है वो खूनखार भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था। आज तक तुम बचते रहे हो, मगर शंकर से सामना पहली मर्तबा हुआ है। मैं भी चाहता हूँ कि आज कुछ हो जाए, मैंने जवाब दिया। आज तक तो तुम लोग हमेशा भागते रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा। शंकर के दोनों गुर्गे भी मेरी तरफ बढ़े, लेकिन अचानक ही किसी तरफ से 2 आदमी बरामद हुए। इन दोनों के हाथों में पिस्तौल थे। इनमें एक शक्तिलाल और दूसरा भानोट। उन्होंने बड़ी फुर्ती से शंकर के दोनों गुर्गों को अपने पिस्तौलों की जद पर ले लिया। ये शक्तिलाल चीखा, तुम दोनों अलग रहो और ये पिस्तौल और तलवार फेंक दो। इन दोनों ने अपने हथियार फेंक दिए, जिन्हें एक और आदमी ने दौड़कर अपने कब्जे में ले लिया। वो मिट्ठू था। इनका चौथा साथी भी वहीं कहीं मौजूद था। चौक वीरान हो रहा था। लोग कोनों खुदरों में दबक रहे थे। अपने आदमियों को मेरे आदमियों की गिरफ्त में देखकर शंकर के चेहरे पर एक लम्हे को तगय्युर सा नमूदार हुआ, मगर इसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। मैं खाली हाथ था, इससे शायद शंकर को हौसला बढ़ा था। वो ललकारता हुआ और खंजर लहराता हुआ मेरी तरफ लपका। इसका ख्याल था कि मैं बुत की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहूंगा और वो खंजर मेरे सीने में पवस्त कर देगा। वो जैसे ही करीब पहुंचा, मैं इधर उधर हटने के बजाय बड़ी तेजी से नीचे बैठ गया। शंकर अपनी झोंक में मुझसे टकराया और कलाबाजी खाता हुआ सड़क पर जा गिरा। खंजर इसके हाथ ही में था। मैं बड़ी फुर्ती से अपनी जगह से उठ गया और शंकर को संभलने का मौका दिए बगैर इस पर ठोकरों की बारिश कर दी। मैं जानता था कि अगर इसे संभलने का मौका मिल गया तो मैं आसानी से इस पर काबू नहीं पा सकूंगा। मुझे इस बात का भी अंदेशा था कि कुछ और गुंडे यहाँ न पहुँच जाएं और जाहिर है वो शंकर ही का साथ देंगे। मैं एक तसलसल से इस पर ठोकरें बरसाता रहा और बिलाखिर एक बार शंकर को मौका मिल गया। इसने खंजर से हमला किया तो खंजर की नोक मेरी कमीज़ की आस्तीन को चीरती हुई निकल गई। हल्का सा चिरका मेरे बाजू पर भी लगा था। शंकर ने दूसरा वार किया। अपने आप को बचाने की कोशिश में मैं लड़खड़ा गया और पुश्त के बल गिरा। शक्ति और बानोट वगैरह चीख चीख कर मेरी हौसला अफजाई कर रहे थे। शंकर ने छलांग लगा दी। मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। शंकर लड़खड़ाते हुए संभल गया, लेकिन मैं इससे पहले ही संभल चुका था। शंकर ने हमला किया। मैं इस मरतबा न सिर्फ अपने आप को बचा गया,
बल्कि इसकी टांगों के बीच में जोरदार ठोकर भी मार दी। वो बिलबिलाता हुआ दोहरा हो गया। खंजर इसके हाथ से निकल कर गिर गया। ठोकर जिस्म के नाजुक तरीन हिस्से पर लगी थी। ऐसी जगह पर चोट तो बड़े से बड़े सूरमा को भी सजदे में गिरा देती है। वो नीचे को झुका हुआ था। मैंने इसके मुंह पर ठोकर लगाई। वो चीखता हुआ सीधा हो गया। मेरी तीसरी ठोकर भी इसकी टांगों के बीच में लगी। वो इस मर्तबा सजदे में गिर गया। इसने दोनों हाथ टांगों के नीचे दबा रखे थे। मैंने एक लम्हे को इधर उधर देखा। दूर दूर लोग खड़े ये तमाशा देख रहे थे। और फिर इस लम्हे मैंने लक्ष्मी को अपनी जगह से हरकत करते हुए देखा। वो चीखती हुई हमारी तरफ आ रही थी। लक्ष्मी ने खंजर उठा लिया। इसकी आवाज़ सुनकर शंकर ने झुका हुआ सर उठाया और फिर इसके चेहरे पर पहली मर्तबा खौफ के तासुरात उभर आए। शंकर, याद है ये जगह? लक्ष्मी चीखी। इस जगह तुमने मुझे नंगा करके बालों से घसीटा था। इस वक्त लोगों ने मेरी बेबसी पर कहकह लगाए थे। आज वो लोग तुम्हारी बेबसी पर हंसेंगे। आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा, इसके बाद इस शहर में कोई शंकर पैदा नहीं होगा। लक्ष्मी ने अचानक ही हमला कर दिया। शंकर अपने बचाव के लिए एक तरफ झुका, मगर खंजर की नोक ने इसकी पुश्त पर तकरीबन 4 इंच लंबा घाव लगा दिया। लक्ष्मी ने दूसरा वार किया। इस मर्तबा शंकर अपने आप को बचा न सका और चाकू दस्ते तक इसके पहलू में पेवस्त हो गया। लक्ष्मी ने एक झटके से चाकू बाहर खींचकर दोबारा वार किया। शंकर की चीखें हर तरफ गूंज रही थीं। लोग दूर दूर खड़े ये तमाशा देख रहे थे, मगर किसी ने आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं की। लक्ष्मी पर जुनून सतारी हो गया। वो शंकर पर खंजर से पे दर पे हमले करती रही। शंकर अब अपना बचाव करने के काबिल भी नहीं रहा था। इसके जिस्म पर सैकड़ों घाव लग चुके थे, जिनसे खून की धारें बह रही थीं। और फिर लक्ष्मी ने एक और हरकत की। इसने खंजर से शंकर की पैंट काट डाली। शंकर बरहना हो गया। लक्ष्मी ने खंजर जमीन पर फेंक दिया और दोनों हाथों से इसकी बड़ी बड़ी मूंछें पकड़कर इसे घसीटने लगी। शंकर, वो चीख रही थी, याद है तुमने मुझे इस तरह नंगा करके इस जगह बालों से पकड़कर घसीटा था? इसी तरह लोगों के सामने मुझे जलील किया था। देख लो, लोग आज तुम्हारा तमाशा देख रहे हैं। आज मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई। आज मैं शांत हो गई। शंकर अब इस काबिल भी नहीं रहा था कि चीख सके। लक्ष्मी ने इसकी मूंछें छोड़ दी और इसके सर पर ठोकरें मारने लगी। लक्ष्मी, मैंने इसका हाथ पकड़कर खींचा। अब भागो यहाँ से। मैं बड़ी मुश्किल से लक्ष्मी को पकड़कर वहाँ से हटा सका था। और फिर इस लम्हे मुझे दूसरी तरफ से शोर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर इस तरफ देखा। शक्तिलाल और भानोट वगैरह कुछ आदमियों से उलझ गए थे। शंकर के 2 आदमी तो पहले ही से भानोट और शक्ति के कब्जे में थे। शंकर के 2 आदमी और इस तरफ आ निकले थे और उन्होंने भानोट वगैरह पर हमला कर दिया था। मिट्टू के हाथ में तलवार थी। इसने अपने एक हरीफ की खोपड़ी 2 हिस्सों में तकसीम कर दी थी और दूसरे पर हमलावर हुआ था। रत्ना जीप पर नहीं थी। मंसूबे के मुताबिक लड़ाई शुरू होते ही वो गायब हो गई थी और मुझे यकीन था कि अब तक अपने घर पहुंच चुकी होगी या पहुंचने वाली होगी। मुझे अब वहां रुकने की ज़रूरत नहीं थी। शंकर के आदमियों से निबड़ने के लिए शक्ति और इसके दोस्त काफ़ी थे। मैंने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और एक तरफ दौड़ता चला गया। वो रात बड़ी हंगामा खेज साबित हुई थी। शंकर ख़त्म हो गया था। इसके वो दोनों आदमी मारे गए थे जो जीप पर इसके साथ आए थे। शक्ति का एक आदमी भी इसमें काम आया था। और सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह थी कि रात को वहाँ आसपास मौजूद चंद गुंडों ने भी शंकर के आदमियों पर हमला कर दिया था। वो लोग पहले दूर खड़े तमाशा देखते रहे और शंकर की हलाकत के बाद मैदान में उतर आए और इसके आदमियों की पिटाई करने लगे थे। शंकर इस शहर के गुंडों और बदमाशों के लिए भी दहशत की अलामत बन गया था। वो लोग इसका नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते थे, मगर शंकर की हलाकत के साथ ही वो भी इसके शहर से आज़ाद हो गए थे और उन्होंने इसके गुर्गों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। रात भर शहर में हंगामे होते रहे। गुंडे और बदमाश पूरी तरह आज़ाद हो गए थे। शंकर और नागराज के दर्जनों आदमी इस जंग में कूदे थे, मगर उन्हें दुम दबा कर भागना पड़ा। शंकर के जख्मों से चूर लाश भी रात चौक पर पड़ी रही थी। पुलिस ने इस लड़ाई में मुदाखलत नहीं की थी और बिलाखिर सुबह के वक्त लड़ाई खुद ब खुद ख़त्म हो गई तो पुलिस लाशें उठाकर ले गई। लक्ष्मी को मैं अपने साथ रत्ना के मकान पर ले आया था। इसका रेड लाइट एरिया में अपने मकान पर जाना खतरनाक हो सकता था, जबकि रत्ना का ये मकान हर लिहाज से महफूज था। रत्ना हमसे पहले ही यहाँ पहुँच चुकी थी। मैं समझता था कि हमारे इस मंसूबे की कामयाबी का सहरा रत्ना के सर सजना चाहिए। इसने बड़ी ज़हानत और होशियारी का सबूत देते हुए पहले शादरा क्लिनिक में शंकर को अपने हुस्न के जाल में फांसा और फिर इसे ये बावर करा दिया कि इसका मतलूबा आदमी इसका सबसे बड़ा दुश्मन नाजी शहर के एक शराब खाने की बालाई मंजिल पर पनाह लिए हुए है। रत्ना ने इसे ये भी बावर करा दिया था कि नाजी बिल्कुल अकेला है। उसने ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी लिए थे। ज़्यादा आदमी के शोर की वजह से नाजी को भागने का मौका मिल सकता था। मर्द की गाउदी होने में कोई शुबा नहीं। हसीन औरत के साथ
सामने तो वो बिल्कुल ही चुगत बन जाता है, और जब रत्ना जैसी औरत हो तो इसके सोचने समझने की सारी कुव्वतें सलब होकर रह जाती हैं। मैं भी ऐसे अहमकाना तजुर्बात से गुजर चुका हूँ और शंकर भी इससे मुस्तस्ना नहीं था। वो बड़ी आसानी से रत्ना के जाल में फंस गया था। रत्ना इसके साथ शारदा क्लिनिक से नहीं निकली थी, बल्कि वो चंद मिनट पहले बाहर आकर मोड़ पर खड़ी हो गई थी, और जब शंकर अपनी 2 आदमियों के साथ वहां पहुंचा था वो जीप पर सवार हो गई थी। इस तरह वही 2 आदमी थे जो रत्ना को पहचान सकते थे, और वो दोनों ख़त्म हो गए थे। इसलिए इस बात का अंदेशा नहीं था कि रत्ना को पहचान लिया जाएगा और कोई इसके घर भी पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।